अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 133। सबसे पहले लिखा है जी मैस एनर्जी इक्वेशन। ये इसमें इक्वेशन जो बताई गई है वो आइंस्टाइन की इक्वेशन बताई गई है, तो मैं इसको रीड करूँगा। लिखा हुआ जी, आइंस्टाइन प्रिडिक्टेड द इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। अकॉर्डिंग टू हिम, a loss in the mass of the body provides a lot of energy. This happens in nuclear reactions. The relation between the mass and energy is given by Einstein mass energy equation is equals to mc square. E is energy, ठीक है जी, m is mass of the body and c is speed of light. Here c is the speed of light whose value is 3 into 10 to raise power 8 meter per second. ये तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बनती है. The above equation shows that tremendous amount of energy can be obtained from small quantity of matter. It appears that the matter is highly concentrated form of energy. And next बात वो ये कहना चाह रहा है, the process of getting energy from our nuclear power plants is based on above equation. आगे बात समझिए, जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स के अंदर जो न्यूक्लियरली फिशनेबल एटम्स होते हैं ना, जब उनको ब्लास्ट किया जाता है बाय दिस इक्वेशन, हम एक 1 kg मैस के अंदर से, आप देखिए यहाँ पे 1 पुट करें और यहाँ 3 इंटू 10 टू रेज पावर 8 जो सी की वैल्यू है उसका स्क्वायर ले लें, तो इट विल बी 9 इंटू 10 टू रेज पावर अप्रॉक्सीमेटली 18 बन जाएगा। ये 9 इंटू 10 टू रेज पावर 18 जूल्स ऑफ एनर्जी। इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब अगर हम इसे देखें तो ये तकरीबन टेरा जूल्स बन जाती है, ठीक है जी। तकरीबन ये 6 लाख टेरा जूल से भी ज़्यादा होगी, ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये कि इतनी ज़्यादा एनर्जी आपको सिर्फ 1 kg मैस से मिल सकती है, लेकिन डिपेंड करता है अगर तो वो मैस फिशनेबल है, यानी कि वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो डेफिनेटली वो इसको फुली ओबे कर देगा, क्योंकि उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी कि वो पूरी की पूरे मैस कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी के अंदर। देखिए आम क्या होता है, कोयले को जलाते हैं तो उसका भी एक लेफ़्ट ओवर बच जाता है या नहीं बचता, 100% वो नहीं जलता, ठीक है। अगर कहने का मतलब लेफ़्ट ओवर बिल्कुल ना बचे और पूरा मैस अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तो देन वी विल गेट अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। और वो ये कह रहा है कि दिस प्रोसेस टेकन प्लेस इन सन्स एंड स्टार्स फॉर लास्ट मिलियन ऑफ ईयर्स, ठीक है जी। ओनली अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द सन्स एनर्जी रीचेज टू द अर्थ। जबकि मरकरी और वेनस बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो सूरज की ऑब्जर्व करते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट एज वेल। लेकिन जो अर्थ तक एनर्जी आ रही, क्योंकि अर्थ तकरीबन कहते हैं जी कि काफ़ी ज़्यादा दूर है, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली ये 150 मिलियन बन जाता है ये किलोमीटर्स फ्रॉम द सन टू द अर्थ, ठीक है जी। तो 15 मिलियन तकरीबन, में पता नहीं 150 मिलियन है बहरहाल। ये अब आप देख लीजिएगा, पीछे बुक पे गिवन होगा या इंटरनेट पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो आप देख लें कि इतने किलोमीटर्स दूर है सन, और उसके बावजूद सूरज पे की रोशनी हमें कितनी, आजकल तो वैसे ही हीट देखें बाहर कितनी है, वो हीट एनर्जी भी आपको मिल रही है, और सूरज की रोशनी देख लें, उसके बावजूद ये बहुत वीक है जो सन की एनर्जी ज़मीन तक पहुंचती है, और यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। आइंस्टाइन की इक्वेशन को समझाने का मकसद ये था कि पीछे हमने न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ा था, तो उसने इसको भी रिलेट बीच में कर दिया, ठीक है। और इसकी रेलेवेंस सिर्फ यहाँ तक ही है कि हमें पता चले द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम और न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट इज़ बेस्ड ऑन द अबव इक्वेशन। और ये भी बात आपको पता नहीं चाहिए कि इट अपीयर्स दैट द मैटर इज़ ए हाईली कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है जी। अब आ जाती है बात है जी, हाउ वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। अब ये फॉसिल फ्यूल्स ही कहलाते हैं, ये जो कोयला होता है, ऑयल होता है, गैस होती है, इनके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है ना एनर्जी इससे निकाली जा रही है। तकरीबन 10,000 मेगावाट ऑफ एनर्जी हम इन्हीं चीज़ों से फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि हम इन्हीं से ले रहे हैं। लेकिन ये एक बैड प्रोसेस है टू टेक अप द इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्यों? उसकी वजह, एक तो पहली बात है, सबसे पहले बाय दिस इन फ्यूचर ईयर्स वी विल बी रनिंग आउट ऑफ आवर फॉसिल फ्यूल्स, सबसे पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, बिल्कुल भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, ठीक है जी। तो बहरहाल वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन हाउसेज, ऑफिसेज, स्कूल्स, बिजनेसेस, सेंटर्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा एंड इन फॉर्म्स एज वेल। फिर जी वी हैव डिफरेंट वेज ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग फॉसिल फ्यूल सच एज ऑयल, गैस एंड कोल। ये जितनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं ना, पुअर कंट्रीज़ हैं, मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो उनमें मोस्टली आप देखिएगा कि वहाँ पर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ही यूज़ हो रहे होंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ नहीं होते। सो फॉसिल्स ये जो बर्न हो रहे हैं, अब ये भी एक ट्रिक होता है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री ज़्यादातर वो अपने रिसोर्सेज को ज़ाया कर दें इलेक्ट्रिसिटी बनाने में,
ठीक है, उससे ये एडवांटेज होगा कि वो हमेशा पुअर की पुअर ही रहेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान में बड़ा एक अच्छी डेवलपमेंट ये आ रही है कि पाकिस्तान में वाटर रिसोर्सेज को रिज़र्व करके जो है ना हाइड्रो स्टेशंस बना कर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं और मज़ीद आगे के बारे में सोचा जा रहा है कि हम बना लें, क्योंकि उन तमाम चीज़ों का हमें फ़ायदा ही होगा। किस तरह, एक तो फ्लड्स को रोकने के काम आते हैं डैम्स, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि डैम्स के बनने से हमें एडवांटेज होता है कि जो बिजली हमें मिलती है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है और वाटर बाद में भी इस्तेमाल हो सकता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि इससे हमारे फॉसिल फ्यूल जो ज़ाया हो रहे हैं वो बच जाएंगे, क्योंकि बाद में देखिए किसी भी जगह पे ये चीज़ काम आ सकती है, इससे हमारी इंडस्ट्री चल सकती है। फिर लिखा जी वेरियस एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल एज डिस्क्राइब्ड इन ए ब्लॉक डायग्राम। ये ब्लॉक डायग्राम बनाइए, इसको समझना ज़रूरी है। कहता है जी केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन फॉसिल फ्यूल्स एज इनपुट, ये हमारी इनपुट है। व्हेन वी बर्न देम अप, जो बर्निंग प्रोसेस हुआ तो अब क्या हुआ, वो केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी इज़ यूज टू प्रोड्यूस हाई प्रेशर स्टीम इन ए बॉयलर। तो वो जो बॉयलर होता है उसके अंदर क्या होता है जी कि वो जो पानी होता है आम सादा, वो जब इतनी हीट उसको मिलती है तो वो क्या हो जाता है, वो बॉयल करके स्टीम बन जाता है। जब वो स्टीम बनता है तो क्या होता है, ज़रा देखिएगा, चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी इनटू मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, अब वो क्या करेगी, स्टीम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टीम इज़ यूज टू टर्न दी टर्बाइन, वो तेज़ी से टर्बाइन पे स्ट्राइक करेगी और टर्बाइन तेज़ी से चलेगा, और वो मैकेनिकल एनर्जी होगी जिसकी वजह से टर्बाइन जब मूव करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगी, बिटवीन द मैग्नेट्स क्या होगी, करंट प्रोड्यूस होगी। ये क्लास 8 में भी आपने पढ़ा था। अब क्या होगा जी, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टीम इज़ यूज टू टर्न ए टर्बाइन, क्या हुआ जी, ट्रांसफरिंग मैकेनिकल एनर्जी। तो क्या होगा जी, मैकेनिकल एनर्जी फॉर्म्स टर्बाइन, देखिए जी, फ्रॉम टर्बाइन इज़ यूज टू रन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। फिर क्या होगा जी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोसेस आ जाएगा जी, इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वी विल हैव दैट, और हमें उसके बाद बिजली मिल जाएगी। सो दिस इज़ हाउ केमिकल एनर्जी is converted into electrical energy by first converting into heat energy, then into the potential energy of the steam, then into mechanical energy and then to electrical energy. So ये एक ब्लॉक डायग्राम है, आप कॉपी पे चाहें तो बनाएं, इसे याद रखें, ये प्रोसेस याद होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को बताने का मकसद उनका ये है कि हाउ एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है जी, उनकी इंटर कन्वर्जन्स के। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें दो छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लिखा पेज 134, लिखा हुआ जी, एनर्जी प्रॉब्लम सच एज पोल्यूशन दैट कंसिस्ट ऑफ नॉइज़, ये नॉइज़ पोल्यूशन तो आती है आपकी जो विंड मिल्स के थ्रू आती है। एयर पोल्यूशन के कॉजेज़ हैं फॉसिल फ्यूल से जनरेटेड, जितने भी आपके पावर प्लांट्स हैं वो एयर पोल्यूशन ज़रूर क्रिएट करते हैं, और वाटर पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। वाटर पोल्यूशन इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि आप उसके साथ जो भी उसका वेस्ट होता है वो पानी में बहा देते हैं। ठीक है जी, उन फ्यूल्स का, इवन न्यूक्लियर प्लांट्स का भी जो फ्यूल वो जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, वेस्ट होते हैं, वो भी पानी में बहा दिए जाते हैं। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन होती है। अच्छा, एक और टाइप की पोल्यूशन भी होती है जिसे थर्मल पोल्यूशन कहते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। दिस अराइज बाय यूजिंग डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी। आगे ना ये दोनों, ना इसके अंदर हाइड्रो पावर स्टेशन के बारे में डिस्कस किया गया, ना इसके अंदर विंड मिल्स को डिस्कस किया, ना इसके अंदर सोलर एनर्जी को डिस्कस किया, क्योंकि वो तीनों रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल जो है ना वो ही इफ़ेक्ट करते हैं। फिर लिखा जी, पोल्यूशन इज़ द चेंज इन द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट दैट कैन बी हार्मफुल एंड अनप्लेजेंट फॉर लिविंग थिंग्स। ये पोल्यूशन की बेहतरीन डेफिनेशन उसने लिखी है। और फिर आगे साथ उसने एक थर्मल पोल्यूशन को भी डिफाइन किया है कि टेम्परेचर राइज इन द इन्वायरमेंट दैट डिस्टर्ब्स लाइफ इज़ कॉल्ड थर्मल पोल्यूशन। और ये बहुत बड़ा अजाब जो है ना अगला यही बनता जा रहा है, थर्मल पोल्यूशन। इसकी वजह से ये हो रहा है कि हमारा जो अर्थ का अपना टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं, और अगले आने वाले कुछ अरसे में हम एक डिज़ास्टर्स किस्म का वेदर चेंज भी देखेंगे और वाटर लॉस भी देखेंगे। ठीक है, यानी कि अब डेफिनेटली क़यामत आनी है। तो वही बात है कि अल्लाह ने जो मिनरल्स और जो रिसोर्सेज रखे हुए हैं उन्होंने सबसे पहले ख़त्म होना है, और वो इंसान की अपनी गलती है। देखें ना, ये थर्मल पोल्यूशन की वजह से सब कुछ होता है। क्या होता है बेसिकली, जितना भी वो आपके इन पावर स्टेशन में से हीट निकल रही होती है ना, उस हीट के भी बहुत सारे उनको भी कूल डाउन करने के लिए नहरों को, रिवर्स को, और जनाब अली मतलब ये रिवर्स, लेक्स और ये ओशंस यूज़ किए जाते हैं। तो जब वाटर रिजर्वायर्स उस हीट को कंज्यूम करती हैं तो वो खुद हीट अप हो जाती हैं,
जब खुद हीट अप होती हैं तो उससे मेरीन लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है और ओवरऑल इन्वायरमेंट भी डिस्टर्ब होती है उस वजह से। सो ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इसको आप सर्च करें ज़रा इंटरनेट पे, देन यू विल फाइंड कि कितना बड़ा प्रॉब्लम और कितना बड़ा मसला ये बन रहा है आजकल। फिर है जी एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में कह रहे हैं जी, एयर पोल्यूटेंट्स आर अनवांटेड एंड हार्मफुल। एयर पोल्यूटेंट भी दो किस्म के होते हैं, कुछ नेचुरल प्रोसेसेस के ज़रिए से जनरेट होते हैं जिसमें वोल्केनिक eruptions हैं, फॉरेस्ट फायर्स हैं या डस्ट स्टॉर्म्स हैं, लेकिन ये इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा कंटामिनेट नहीं करते। ठीक है जी, दीज पोल्यूटेंट्स रियली बिल्ड अप टू द हार्मफुल लेवल्स। हार्मफुल लेवल्स पे कौन से जाते हैं? जो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से जाएंगे। आगे लिखा होगा ऑन दी अदर हैंड द बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड सॉलिड वेस्ट इन दी होम्स, ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज रिलीज हार्मफुल अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, अब अगली बात आ जाती है कि जी ऑल पावर प्लांट प्रोड्यूस वेस्ट हीट बट फिशन प्लांट प्रोड्यूस द मोस्ट, यानी कि जो आपके न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, द हीट रिलीज इन टू द लेक और रिवर और एन ओशन, वागी बात अपसेट द बैलेंस ऑफ द लाइफ इन दैम। अनलाइक अदर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स डू नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, इनका ये एडवांटेज ज़रूर है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाते, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि फिर ये वाटर टेम्परेचर जो होता है रिवर लेक्स वगैरह का और ये ओशंस का, उनको इंक्रीज़ कर देते हैं। एडवांटेज ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं करते, अदरवाइज़ ये जितनी भी ये ऑयल गैस और कोयले से बनने वाली चीज़ें ये सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती हैं। और उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का रेट भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सो दिस ऑल्सो इज़ अ कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और दिस इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ यू कैन से हीट अपराइज ऑन दिस मतलब अमंग दी अर्थ सरफेस, और जिसकी वजह से जो है ना आप एक ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हैं। ग्लोबल वार्मिंग बहुत वास्ट टॉपिक है, इसको पढ़ें आप, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बल्कि पूरा एक चैप्टर आप कहेंगे अलहदा से है फिज़िक्स का, जिसमें आगे फील्ड है पूरी की पूरी ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड। आप इन्वायरमेंटल लॉज को पढ़ते हैं और इन्वायरमेंटल साइंसेस को पढ़ते हैं। बैरल नेक्स्ट इज़ बट दे डू नॉट प्रोड्यूस डेंजरस रेडियोएक्टिव वेस्ट। उनका ये भी एडवांटेज है कि जो वो है ऑयल गैस और वो क्या कहते हैं कोयले की क्या कहते हैं प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर ये एडवांटेज होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज़ करते हैं लेकिन वो रेडियोएक्टिव रेज रिलीज़ नहीं करते। लेकिन इसका एडवांटेज ये होता है न्यूक्लियर प्लांट का कि ये कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज़ नहीं करता, लेकिन क्योंकि ये हीट ज़्यादा रिलीज़ करता है इस वजह से ये अपने करीब के जितनी भी वाटर रेजर्वायर्स हैं उनको भी बहुत जल्दी हीट अप कर देता है। और दूसरा ये क्या करता है, ये रेडियोएक्टिव रेडिएशंस को भी क्या करता है, एमिट करता है, विच इज़ ऑल्सो डेंजरस। तो इसलिए जब भी ये बनाया जाता है ना न्यूक्लियर प्लांट, ये किसी ऐसी जगह पे बनाया जाता है जहाँ दूर दूर तक, यानी उसके सराउंडिंग 25-30 किलोमीटर स्क्वायर तक भी कोई आबादी ना हो, ताकि रेडिएशंस लोगों पर असर ना कर सकें। फिर है जी ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इन मैनी कंट्रीज़ गवर्नमेंट हैव पास्ड लॉज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। अब वो क्या क्या लॉज है ज़रा देखिए। सम ऑफ दीज लॉज लिमिट द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन दैट पावर प्लांट्स, फैक्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स आर अलाउड टू गिव ऑफ। मज़े की बात आपको नहीं, अगर कोई फैक्ट्री उधर लगानी पड़ती है तो सबसे पहले इन्वायरमेंटल लॉज वालों से आपको जाके लीगल एक वो राइट लेना पड़ता है और उनसे इजाज़तनामा लेना पड़ता है। जब वो आपको इजाज़त देते हैं तो आप फैक्ट्री लगा पाते हैं। उसमें फिर वो आपको सालाना कोई ना कोई फ़ंड पे करना होता है, जिसके अगेंस्ट वो उतनी ही प्लांटेशन और उतनी फॉरेस्टेशन कर रहे होते हैं, ताकि जितना आप कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट को दे रहे हैं वो उतना ही ज़्यादा प्लांटेशन और फॉरेस्टेशन की वजह से उसके रिलीज़ ऑफ ऑक्सीजन की वजह से बैलेंस हो जाए, ताकि जो इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो। तो जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ है ना, उधर एक प्रॉपर इन्वायरमेंटल लॉज को अप्लाई करने की फर्म्स हैं। ठीक है जी। और पिछले दिनों में ये फ्रांस ने मूवमेंट चलाई थी अमेरिका के ऊपर, ये इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर ही पूरी की पूरी। तो आप उसको भी देखें, वो देखें कि वो मतलब आप उधर फैक्ट्रीज नहीं बना सकते। जैसे पाकिस्तान में तो कोई रोकथाम नहीं है, जंगल के जंगल लोग काट देते हैं। जैसे ये मलिक रियाज हैं, ये जब से ये बना रहे हैं, बैरियर टोन बनाई जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन किए जा रहे हैं ये, लेकिन पाकिस्तान में अलाउ किया हुआ है, अदरवाइज़ ये है गलत, क्योंकि इसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग का ये कॉज भी बनता है। फिर जब फ्लड्स आते हैं या कोई बड़े जनाब अली इस तरह के हैज़र्ड्स, वो क्या कहते हैं मुश्किलात आती हैं नागहानी, तो उसमें हमारे पास फॉरेस्टेशन नहीं होती और हम एक अजीब सी सिचुएशन में फंस जाते हैं। ठीक है, तो फॉरेस्टेशन के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं
और बाहर की दुनिया ने तो बड़ी तहकीक की है, और वो अगर तरक्की कर रहे हैं, वो अगर चीज़ें बना रहे हैं, तो उसके साथ साथ वो चीज़ों को बैलेंस भी कर रहे हैं, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। फिर लिखा जी टू मीट दीज कंडीशंस, ठीक है जी। ऑटोमोबाइल्स के अंदर क्या हो चुके हैं कि न्यू कार्स हैव कैटलिस्ट कन्वर्टर्स, ठीक है जी। द डिवाइस कन्वर्ट सम पोल्यूटिंग गैसेस, ठीक है जी। यानी कि ये करती क्या है कि ये लेड फ्री पेट्रोल जो है ना, देखें, द यूज़ ऑफ लेड फ्री पेट्रोल हैज़ ग्रेटली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लेड इन द एयर। अब ये कैटलिस्ट कन्वर्टर का ये भी एडवांटेज होता है कि इसके अंदर एक ऐसा मटेरियल वो डाल देते हैं कि जो धुआं निकलता है बाहर, उसके अंदर जो जहरीली गैसेज हैं वो उसके साथ पहले न्यूट्रलाइज हो जाती है। यानी एयर में निकलने वाली जो धुआं होता है गाड़ियों से, वो हार्मफुल नहीं रहता, ठीक है। तो आजकल इको लिखा होता है अक्सर गाड़ियों के पीछे, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली की वो क्या कहते हैं वो टर्म है। इसका मतलब ये है कि जो वो धुआं गाड़ी दे रही है एनवायरनमेंट को, वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, वो एनवायरनमेंट को के अंदर कोई भी कंटेमिनेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा एयर के अंदर, एनीथिंग एल्स। फिर जी मैनी इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ हैव, फिर जी बहुत सारी ऐसी भी कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ बनी हैं शहरों में, जिन्होंने एक सर्टेन लॉज प्रोटेक्ट किए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अच्छा इलाका होगा तो आप देखेंगे जैसे बैरियर टाउन देख लें, और भी मुख्तलिफ इलाके आप देखें, टाउन्स ऐसे बने हुए हैं, बहुत सारे अच्छे प्लान हुए हुए, वहाँ आप देखते हैं तो आपको बिल्कुल नया माहौल मिलता है, सफाई होती है, लोग कोई गार्बेज प्रॉपर तरीके से चीज़ों को करते हैं। क्योंकि उधर प्रॉपर कम्युनिटीज़ ने लॉज बनाए हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन नहीं होती और जिसकी वजह से बीमारियां भी नहीं होती, नीट एंड टाइडी इन्वायरमेंट रहता है। अब वो लिखने लगे इंडिविजुअल्स कैन हेल्प टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन सिंपली बाय रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ कार्स एंड अदर मशीन्स दैट बर्न फ्यूल। ये तो मैं ख़ुद भी कहता हूँ कि पाकिस्तान में ये चीज़ रोकनी चाहिए। जैसे हर घर के अंदर आप देखें 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 गाड़ियाँ भी खड़ी हैं अमीरों के घर में, एक गाड़ी होनी चाहिए, एक से ज़्यादा अलाउ नहीं करनी चाहिए गाड़ी किसी को भी चलाने के लिए। क्यों? देखिए कम गाड़ी होंगी तो क्या होगा, दो रीज़न्स होंगे। एक तो वो पैसा जो गाड़ियों में ब्लॉक हो जाता है वो किसी न किसी प्रॉपर मार्केट में फ्लोट करेगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगी। दूसरा ये तो होगा मॉनेटरी बेनिफिट, और इसका इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी है। वो क्या है? वो इन्वायरमेंटल बेनिफिट ये कि जब वो 5 गाड़ियाँ रुक जाएंगी, वो नहीं चलेंगी, तो वो एयर को पोल्यूट नहीं कर सकती, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करना चाहिए, शेयरिंग राइड्स को करना चाहिए। यानी अगर मैं बाइक पे जा रहा हूँ तो मैं अपने किसी दोस्त को ले जाया करूँ साथ ही, अगर हम एक ही टारगेट पे जा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि उससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगी। लेकिन इतना डीपली पाकिस्तान में सोचता कोई भी नहीं है। अल्लाह करे ये आपकी जनरेशन है, हम इससे पूरी उम्मीद है कि जब लोग आप इस तरह के छोटे छोटे सब्जेक्ट्स में भी PhD करेंगे तो देन यू विल प्ले द पार्ट इन फ्यूचर फॉर पाकिस्तान, और जिसमें एक प्रॉस्पर्स पाकिस्तान का हम ख्वाब जो देख रहे हैं वो पूरा हो सकेगा। एंड द यूथ पावर इज़ आवर होप फॉर दैट। इसलिए बेटा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, देख लें कि इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड इन्वायरमेंटल साइंसेस भी कितना वास्ट एक सब्जेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट अभी बहुत मज़े की चीज़ है कि फ़्लो डायग्राम है एनर्जी कन्वर्टर की। सबसे पहले जी एक बल्ब है जी, ये इनकैंडिसेंट बल्ब है, यानी जो दो चीज़ें रिलीज़ कर रहा है, वो लाइट एनर्जी भी रिलीज़ कर रहा है आउटपुट में, और हीट एनर्जी भी कर रहा है, और इसकी इनपुट क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इसी तरीके से एक जो है आपका एनर्जी सेवर है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट है उसकी, और उसकी आउटपुट भी क्या? लाइट एनर्जी है। इसी तरीके से वो कह रहे हैं जी व्हीकल के अंदर क्या होता है कि केमिकल एनर्जी इनपुट है, जो कि किन तीन चीज़ों में कन्वर्ट हो रही होती है? वो कन्वर्ट हो रही होती है हीट में, काइनेटिक एनर्जी, इग्निशन ऑफ फ्यूल इन द पिस्टन प्रोड्यूसेस काइनेटिक एनर्जी, और इग्निशन ऑफ फ्यूल कॉजेज साउंड एनर्जी एज वेल। आवाज़ आती है ना गाड़ी स्टार्ट होने पे। फिर ये क्या होता है, ये जो इग्निशन ऑफ फ्यूल इन द पिस्टन जो होता है वो क्या करता है? वर्क डन ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट्स हो जाता है जी, उसकी वजह से गाड़ी चलती है, उसके ऑब्जेक्ट्स चलते हैं, ठीक है जी। दिस इज़ हाउ दिस एनर्जी कन्वर्टर ऑफ ए व्हीकल, दैट हाउ केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। फिर इसी तरीके से पावर स्टेशन के बारे में भी उसने ब्लॉक डायग्राम बनाई है। क्या कह रहे जी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोर्ड वाटर इनपुट है हमारी। अब वो क्या करती है? वही पोटेंशियल एनर्जी हो, यानी वाटर जो है वो बहुत सारे काम करता है। क्या? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर में कन्वर्ट करता है, और इसकी वजह से क्या होता है जी? वर्क डन इन रनिंग ए टर्बाइन एंड वी गेट इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट। और साथ इंटर कन्वर्जन्स भी हैं। रुके ज़रा, क्या कि देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है पानी की, वो शिफ्ट हो जाती है किस तरफ? हीट एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, वो जो टर्बाइन के साथ टकराता है पानी हीट अप हो जाता है। साथ इसके अलावा साउंड एनर्जी के अंदर भी कन्वर्ट होता है ये, ठीक है जी। पोटेंशियल एनर्जी भी वही बात है, जब पानी गिरता है तो तब भी क्या होता है? आवाज़ आती है, और उसके साथ साथ हीट का फैक्टर इधर भी आ जाता है।
प्लस उसने बताया जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के भी केस में ये होता है कि टर्बाइन्स को जो है ठंडा करने के लिए वो हीट एनर्जी पानी ही कंज्यूम करता है, और उधर भी जो नॉइज़ है उसको जो है वो ऑब्ज़र्व करता है, क्या कहते हैं, वो पानी ही ऑब्ज़र्व करता है। तो ये सारा एक प्रोसेस ब्लॉक डायग्राम बनी है। अक्सर ये होता है पेपर में ना, ब्लॉक डायग्राम इस तरह बनी आ जाती है, सेंटर में लिखा कुछ नहीं होता, तो इसको लिखना आपने होता है। या समटाइम्स ऐसा होता है कि ब्लॉक डायग्राम बनी होती है, एरोज़ नहीं लगाए होते, तो वो कहता है जी इसे कंप्लीट करें, ठीक है। तो इन ब्लॉक डायग्राम्स को ये जो है ना, जो गिवन है, कम से कम इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। सो यहाँ पर आकर अगर देखा जाए तो हमारा थ्योरी का टॉपिक क्या हो जाता है, ख़त्म, और चैप्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है ख़त्म। यहाँ तक अगर देखें तो हमने सब कुछ कवर कर लिया, क्योंकि उसके बाद देखें ये टॉपिक आपका एफिशिएंसी का आ जाएगा और पावर का आ जाएगा, जो मैंने आपको पढ़ा दिया। सो इन द नेक्स्ट फ्यूचर डेज़ हम इसकी एक्सरसाइज को भी कुछ करने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ साथ हम न्यूमेरिकल ज़रूर कर लेंगे। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन IG एंड एनवायरनमेंट। बहुत बड़ा टॉपिक है और ये पूरा एक सब्जेक्ट है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर दिस लॉन्ग लेक्चर। तो होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल दी टॉपिक्स। इसको आप पढ़ें, इसमें बहुत सारी थ्योरी है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ये अक्सर फिल इन द ब्लैंक्स में, MCQs में या शॉर्ट आंसर्स में छोटी छोटी बातें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये इनके बारे में पता होना ज़रूरी है। सो मैंने कोशिश तो की कि आपको टॉपिक थॉरली समझाया जाए। बाकी आप भी पढ़ें, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।